Hello students, this is Lokesh Khandelwal, HOD Mathematics from Resonance. As being briefed by you by Shri R.K. Verma sir about the latest guidelines of JEE Mains which has recently came through and announcement of dates in the month of January and then in the month of April. तो ये अनाउंसमेंट जो आया है वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, स्पेशली जो 12th में पढ़ रहे हैं और उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी चालू है, दे आर वेरी हैप्पी कि जनवरी में उनका एक अटेम्प्ट हो जाएगा और उसमें अगर उनकी अच्छी परसेंटाइल आ गई तो देन दे कैन बी रिलैक्स्ड एंड बी मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्रिपेयर्ड फॉर द JEE एडवांस्ड टेस्ट. दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक साल का ड्रॉप लिया है, वो थोड़े से क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा लेट चालू हुआ बिकॉज लास्ट ईयर जो JEE का जो पूरा प्रोसेस था उसको ख़त्म होते होते टाइम लगा, उसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करी तो उनका सिलेबस जो है मुझे लगता है कि उतना कंप्लीट नहीं हुआ होगा. मोस्टली अप्रैल तक तो ऑब्वियसली उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें उनकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी इनएडिक्वेट सी रह सकती है. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करूँगा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे कि स्टूडेंट्स थोड़े से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और इस जनवरी अटेम्प्ट का बेस्ट से बेस्ट यूज़ ले सकते हैं. तो जैसा कि IIT ने इस बार अनाउंस किया, मैं थोड़ा सा बिफोर डिस्कसिंग अबाउट मैथमेटिक्स मैं थोड़ा सा जनरली यहाँ पर बता देता हूँ. JEE मेंस ने अनाउंस किया है कि जनवरी लास्ट हफ्ते में दे विल हैव द एग्ज़ाम. द एग्ज़ाम पैटर्न इज़ केप्ट एज सेम. ठीक है, उसमें टोटल जो है वो हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस पार्ट ए में और 10 क्वेश्चंस पार्ट बी में आएंगे. जो 20 क्वेश्चन पार्ट ए में है वो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जो पार्ट बी है उसमें 10 में से स्टूडेंट को 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. तो कुल मिला के हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 25-25 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे. टोटल वेटेज जो है वो 300 नंबर का है. ठीक है, तो ये तो पेपर का पैटर्न हो गया. अच्छा, उसमें पेपर जो पार्ट 1 है उसमें सिंगल चॉइस करेक्ट रहेंगे जैसे कि वो हमेशा रहता है, और पार्ट बी में न्यूमेरिकल आंसर्स होंगे जिसमें कि आंसर स्टूडेंट को नियरेस्ट इंटीजर तक लेकर आना है, राउंड अबाउट करना है. नाउ इसमें नेगेटिव मार्किंग है, +4 फॉर द करेक्ट ऑप्शन एंड -1 इफ यू हैव मार्क्ड इट इनकरेक्ट. अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली द मार्क्स विल बी 0. उन्होंने और भी कुछ चीजें बता रखी है, जैसे कि मान लो बोनस होता है तो क्या होगा, वो सभी के लिए बेनिफिट होगा. तो दोज थिंग्स आर नॉर्मली हर स्टूडेंट के परव्यू में रहता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता. थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स में यहाँ पर पिछले साल के JEE मेंस की देना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगे कि उनको मिनिमम क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है और ऑब्वियसली मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछली बार 130 से 140 नंबर के आसपास अगर स्टूडेंट लेकर आता है तो उसकी रैंक इजीली अराउंड 30,000 या उसके अंदर में रहती है. अगर 130 से नंबर ऊपर रहते हैं तो उसकी रैंक 30,000 या उससे अंदर रहती है. नाउ यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि IITs, अपना IIIT जो हो गए या NITs या ऑल जो CFTIs हैं, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, इनमें लगभग 40 से 50,000 के बीच की टोटल सीट्स हैं. ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट को एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको एम करना चाहिए कि कम से कम वो 30,000 से 40,000 के रैंक के आसपास वो लेकर आए. और उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि 130 मार्क्स के आसपास अराउंड 30,000 रैंक आती है, तो स्टूडेंट को जो है वो एक डिसेंट से कॉलेज में टारगेट करने के लिए कम से कम उतने मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, एज फार एज JEE एडवांस की बात करूं तो JEE एडवांस में जो कट ऑफ है, मतलब जो 2.5 लाख बच्चे जो JEE एडवांस के लिए अपेयर करते हैं आउट ऑफ दिस JEE मेंस, उनमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी में अराउंड 88% के आसपास गया था, परसेंटाइल के आसपास, और 88 परसेंटाइल जो मार्क्स जो आए थे वो लगभग 78 to 79 मार्क्स के बीच में आ गए थे. मतलब
जिसने 80 मार्क्स भी अगर अचीव कर लिए तो वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल था लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स से। ये जो है वो अगर हम और कैटेगरीज की बात करें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो इसमें वो रिलेटिवली काफी कम था और उसमें इवन कम मार्क्स भी अगर आते हैं तो भी स्टूडेंट एलिजिबल था जेई एडवांस के पेपर देने के लिए। लेकिन जैसे कि मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 130 नंबर और उससे ऊपर तो स्टूडेंट को कम से कम टारगेट करना चाहिए। और कैटेगरीज में उसी हिसाब से ऑब्वियसली द मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वो आप उसमें देख सकते हैं, ये सब अवेलेबल है, पब्लिक नॉलेज में भी अवेलेबल है कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स में एक डिसेंट सा ब्रांच उनको मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, एक और चीज जो आईआईटी ने इस बार लेकर आ गए हैं एकदम से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेकर आए, वो ये है कि उन्होंने 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया है। अब ये 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो था और पर पिछले 2-3 साल से ये नहीं था, कोविड के बाद स्पेशली वो नहीं था। उससे पहले वो टॉप 20 परसेंटाइल वगैरह लेते थे, लेकिन इस बार टॉप 20 परसेंटाइल उन्होंने 75% क्राइटेरिया लिखा है। ये जनरल में है और अगर कैटेगरीज की बात करें तो वो 65% के आसपास उन्होंने रखा है फॉर एससी एसटी कैटेगरी। तो यहां पर जरूर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो 12th में अपियर कर रहे हैं, उनको तो है नहीं, मतलब उनको इतना डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि उन्हें तो अभी अपियर करना है और उनके दिमाग में वो फिगर है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया है 1 साल, उनको जरूर उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो 75% से ऊपर मार्क्स लेकर आए हुए हैं 12th में, तब तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो वो बिल्कुल बेधड़क होकर अपनी जेई मेंस की और एडवांस की तैयारी करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 75% से कम मार्क्स हैं, उनको वो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से वो अपने मार्क्स की परसेंटाइल, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं दोबारा अपियर करके, या वो एक ऑप्शन उनके पास उनको देखना पड़ेगा। नाउ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि वर्मा सर ने भी कहा था कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 20 तो कंपलसरी है और 5 जो है वो चॉइस वाले हैं। नाउ इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, मैं पहले ये क्लास लेने की कोशिश कर रहा था कि क्या पार्ट बी में ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स पार्ट बी में ही आते हैं और पार्ट ए में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए हमने पार्ट बी को रखा है ताकि वो चॉइस रहे। लेकिन मैंने ये देखा कि लगभग सारे टॉपिक्स पार्ट ए और पार्ट बी में आ रहे हैं, तो हम जीरो डाउन नहीं कर सकते इन टॉपिक में हम चॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी जो है वो सारे चैप्टर्स की करनी पड़ेगी। नाउ बेस्ट पार्ट जो जेई मेंस का बात करें मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये और सब्जेक्ट के लिए भी ट्रू हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो कवरेज है लेकिन डेप्थ नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला है और उस पर बेस बहुत छोटी छोटी एप्लीकेशन है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मूला पढ़ लिया और थोड़ा सा हल्की सी एप्लीकेशन देख ली तो वो उसका सॉल्व हो जाता है। या डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें तो उसमें भी बेसिक प्रॉपर्टीज या डेरिवेटिव ऑफ अ इंटीग्रल है या डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम है, तो उसकी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन कवरेज है। तो आप क्या है कि टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो मेंस को अभी ध्येय बना रखे, क्योंकि मेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेंस में देखिए, अगर हमारी परसेंटाइल एक उसके ऊपर आ गई जो कट ऑफ परसेंटाइल है, या अगर हमने सपोज 130 135 नंबर या 140 नंबर से ऊपर आ गए, तो हम रेस्ट एश्योर्ड हो सकते हैं कि हमारे को एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए ये जनवरी अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स को अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कुछ बैचेस में, जैसे हमारे यहाँ पर 12th का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बल्कि रिवीजन चालू है, तो उन लोगों के लिए तो एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो तो अब एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं और वो एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉपर्स है, जिन्होंने 1 साल पेपर एक तरह से ड्रॉप किया है उन्होंने और इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस कंप्लीशन जो है वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो सकता उतना। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपका 70% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 70-75% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि हो जाएगा 100%, तो ये आप देखें कि पार्ट बी में 10 में से 5 सवाल आपको करने हैं, वो तो आप आराम से कर लेंगे। और जो पार्ट ए के 20 सवाल हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि 16 सवाल के आसपास तो आप जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पे कर सकते हैं। बाकी 3-4 सवाल ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सके। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 25 में से
लगभग 20-21 सवाल ऐसे हैं जो आपने क्लास में पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप आराम से सॉल्व करने की पात्रता रखते हैं। 3-4 सवाल वो इंडिविजुअल रहता है, क्योंकि रिपीटर में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो तो प्रैक्टिस करें, बाकी जो चैप्टर्स उनके नहीं कराए गए। लेकिन जिन लोगों ने पहली बार मान लो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 12th अपना नॉर्मल कर लिया था और इतना ज़्यादा कंपटीशन का नहीं पढ़ा था, तो वो कोशिश करें कि जो वो 25 में से 20-21 सवाल जो उनके देखे हुए आएंगे उनमें वो अच्छा टारगेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर्स की अगर बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में मेंस में एक्चुअली में मैं पैटर्न देख रहा था तो लगभग सारे चैप्टर्स जो है वो अलग अलग शिफ्ट में वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, या जैसे कि एडवांस में हम बोलते हैं एडवांस के एनालिसिस रहते हैं, लेकिन मेंस में लगभग उनकी कोशिश ही रहती है कि डिफरेंट टॉपिक्स को वो कवर करें। लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग है, और मैं अगेन स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत डीप में ना जाएं, बहुत टफ प्रॉब्लम्स को इस समय अवॉइड करें। सिंपल सी प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की और कंसेप्ट्स को कर लेंगे तो मेंस के सवाल जो है वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, रिलेटिवली इजी होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने जो आइडेंटिफाई करी वो ये था कि जो पहले 20 सवाल होते हैं जो मेंस में हर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले 20 सवाल होते हैं वो रिलेटिवली ईजियर लगे मुझे। मैं अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 20 सवाल रिलेटिवली ईजियर है, मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो 3-4 थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के आ जाएंगे, लेकिन 15-16 जो है वो इजी आएंगे। जो पार्ट बी है 10 सवाल जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग उसमें 60% के आसपास थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के होंगे और करीब 3-4 सवाल जो है वो ईजियर टाइप के होंगे। तो स्टूडेंट वो भी अटेम्प्ट सोच सकता है कि पार्ट ए को मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूं और पार्ट बी में देख लूं कि उसमें कौन से ईजियर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक की अगर बात करूं यहां पर, तो फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को रिलेटिवली एक अच्छा स्कोरिंग के लिए मदद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो है पीएनसी सरप्राइजिंगली मेंस में ज़्यादा आ रहा है, आईआईटी एडवांस में उतना नहीं आता क्योंकि आईआईटी एडवांस में प्रोबेबिलिटी वगैरह का ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर पीएनसी आ रहा है। वेक्टर्स 3D के 2 से 3 सवाल के आसपास लगभग आते हैं। मैट्रिसेस के भी मैं देख रहा हूं कि 2-3 सवाल मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आते हैं। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं ये नहीं कहूंगा स्ट्रेट लाइन सर्किल के आते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के भी सवाल आते हैं, लेकिन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत डीप में न जाकर बेसिक फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करें, बेसिक प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखेंगे तो वो सवाल बन जाते हैं। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में देखा जाए तो इनडेफिनेट के बाद फिर डेफिनेट पढ़ो और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। डेफिनेट इंटीग्रल भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि इनडेफिनेट का अगेन बहुत डिटेल में नहीं जाके सिंपल सब्स्टिट्यूशंस वगैरह की प्रैक्टिस करें और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में चल जाए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के आमतौर पे मैंने देखा है कि 1 से 2 सवाल के आसपास आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा वेटेज वो कैरी करता है, और एरिया का भी सवाल कभी कभार आ जाता है। तो यहां पर ये चैप्टर्स है कि पीएनसी हो गया, वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोनिक सेक्शन वगैरह को भी ध्यान रखें, डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस और ये लिमिट्स वगैरह के सवाल भी पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर्स की अगर आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा, और जेई मेंस के जो लास्ट 2-1 साल में, क्योंकि अब तो लास्ट 1-2 साल के ही अगर आप देख ले 2022 का, 2021 के, उन सवालों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ही काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो अगर उनकी आप प्रैक्टिस करें और इन चैप्टर्स का अगर ज़्यादा ध्यान रखें, वैसे तो कवर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग काफ़ी सारे चैप्टर्स के सवाल आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक सवाल आता है, स्टैटिस्टिक्स का हर बार नहीं आ रहा लेकिन कभी कभार आ जाता है स्टैटिस्टिक्स पे सवाल, और वो रिलेटिवली इजी रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी कम रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस करें तो आप अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। अपना टारगेट रियलिस्टिक बनाएं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो कोशिश करें कि 300 में से जितने अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं वो लाने की कोशिश करें, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस बॉर्डर लाइन पे है या
थोड़ा सा 19-20 है, वो कोशिश करें कि पहले वो हर्डल को पार करने की कोशिश करें कि अगर हम 130 नंबर के आसपास या उसके ऊपर ले आए तो हमें एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और आईआईटी में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको पता है कि यार मेरी एक सीट तो लगभग आ ही जाएगी, तो अब मैं पूरी ताकत से अपने एडवांस के लिए तैयारी करूं, तो वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर जिनका कम नंबर आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो उनके लिए अप्रैल का अटेम्प्ट है, वो अप्रैल में अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ एक बार फिर अपीयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एडवांस की तो तैयारियां बीच में चल ही रही होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ओवरऑल पेपर के स्पेसिफिक। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2023 मेंस एज वेल एज एडवांस। थैंक यू।